हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रॉयल बिहार बोर्ड में। आज के इस वीडियो में सामाजिक विज्ञान का मॉडल सेट 1 को सॉल्व करेंगे, समझ गए। और इससे पहले हमने विज्ञान का टोटल 5 मॉडल सेट को सॉल्व करके चैनल पे वीडियो अपलोड किया हूँ। तो आप लोग अभी तक विज्ञान का मॉडल सेट जो पाँचों मॉडल सेट हैं उनका वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए, चैनल पे अवेलेबल है, समझ गए। या आप लोग रॉयल बिहार बोर्ड यूट्यूब पे सर्च करके प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो, समझ गए। काफ़ी ही महत्वपूर्ण वीडियो है। चूँकि 6 सब्जेक्ट है टोटल, तो छहों में 5-5 मॉडल सेट हैं, तो सभी को मैं एक तरफ से सॉल्व करूँगा। विज्ञान का टोटल 5 मॉडल सेट सॉल्व किया हूँ। उसके बाद आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं सामाजिक विज्ञान का मॉडल सेट, और ये सामाजिक विज्ञान का मॉडल सेट 1 है, समझ गए। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा यदि वीडियो अच्छा लगेगा तो। अभी मैं नहीं बोल रहा हूँ सब्सक्राइब करने, अंत में आप लोग वीडियो देख के उसके बाद आप लोग देखिएगा वीडियो कैसा लगा, उसके बाद आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कर लीजिएगा, समझ गए। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, उसके बाद काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है, समझ गए। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे वीडियो को एक भी प्रश्न स्किप मत कीजिएगा, देख लीजिए कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है सभी। इसी प्रकार से आपके एग्जाम में भी क्वेश्चंस रहेंगे, समझ गए। तो आप लोग सभी प्रश्न को याद कर लीजिएगा, टोटल कंठस्थ। आप लोग जैसे दूध को घोर के पी जाते हो वैसे ही सभी क्वेश्चंस को घोर के पी जाना, समझ गए। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, समझ गए। क्योंकि रोज़ आपके लिए एक एक वीडियो मॉडल सेट का, उसके बाद आपका जो टॉपिक है, जो आपका विषय है वीवीआई, उस पर भी वीडियो बनाता हूँ, समझ गए। तो आपको इतना तो बनता है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सर का सपोर्ट करें। तो आइए बिना वक्त को गवाए अब शुरू करते हैं हम लोग। यहाँ पे देख लीजिए, आपको इसी प्रकार से खंडों में वस्तुनिष्ठ यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको रहेगा। उसके बाद आपको सब्जेक्टिव प्रश्न ऑब्जेक्टिव के बाद रहेगा, जो कि मैं सॉल्व करवाऊंगा, समझ गए। सब्जेक्टिव का भी वीडियो एक तरफ से आ जाएगा। टोटल 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, समझ गए। आइए शुरू करते हैं, अब सॉल्व करते हैं प्रश्न को। टोटल 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेंगे। देख लीजिए यहाँ पे 1 से 80 तक प्रत्येक प्रश्न के साथ 4 विकल्प रहेंगे, जिनमें से एक सही है, आपको सही आंसर मारना है। 80 प्रश्न है जिनमें से आपको 40 का ही उत्तर देना है, समझ गए। देखिए पहला नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, काफी ही महत्वपूर्ण है कि हिंद चीन में कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं है। आपको यहाँ पे बताना है कि हिंद चीन में कौन सा राष्ट्र सम्मिलित नहीं है। तो हिंद चीन में चीन सम्मिलित नहीं है, समझ गए। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अगले प्रश्न की हम लोग बात करते हैं। तो अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है कि वियना कांग्रेस कब हुआ था। आपको यहाँ पे बताना है कि वियना कांग्रेस कब हुआ था। तो वियना कांग्रेस 1815 ईस्वी में हुआ था, समझ गए। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है कि भारत में गदर पार्टी की स्थापना किसने की। तो आपको यहाँ पे बताना है कि भारत में गदर पार्टी की स्थापना किसने की। तो लाला हरदयाल ने की, समझ गए। भारत में गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने की थी। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है कि द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में किस संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ। तो ये सभी जो है काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आप लोग सभी प्रश्न को, जिस प्रकार से आप लोग दूध को घोर के पी जाते हो, उसी प्रकार से आप लोग इन सभी क्वेश्चंस को घोर के पी जाओ, समझ गए। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है 5 नंबर प्रश्न कि नरोत्तम सिंहानुक किस देश के शासक थे। आपको बताना है कि नरोत्तम सिंहानुक किस देश के शासक थे। तो कंबोडिया के शासक थे, समझ गए। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है कि वाष्प चलित इंजन का आविष्कार किसने किया था। तो वाष्प चलित इंजन का आविष्कार किसने किया था। तो जेम्स वाट ने किया था, समझ गए। सारे प्रश्न वीवीआई हैं, समझ गए। टोटल प्रश्न वीवीआई हैं। चूंकि मॉडल सेट का क्वेश्चंस है, इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी सम्मिलित हैं, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का वीडियो मैं बना चुका हूं। तो आप लोग रॉयल बिहार बोर्ड बाय प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बाय रॉयल बिहार बोर्ड सर्च कीजिएगा यूट्यूब पे।
जिस भी सब्जेक्ट का आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस चाहिए वहां पे आपको मिलेगा, समझ गए। देख लीजिए ये प्रश्न क्या कह रहा है कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की गई। तो कब की गई, तो 1907 ईस्वी में की गई, समझ गए। चलते हैं अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है, 8 नंबर प्रश्न है। टोटल 80 क्वेश्चन है, टोटल को आपको घोड़ के पी जाना है, समझ गए। देख लीजिए क्या कह रहा है कि गोलघर कहाँ स्थित है। तो गोलघर, ये काफी आसान प्रश्न है, गोलघर पटना में स्थित है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है कि किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने न्यू डील लागू की। तो एफडी रूजवेल्ट ने न्यू डील लागू की थी, समझ गए। सो अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है कि अगला प्रश्न है, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई। तो 1804 ईस्वी में लागू की गई नेपोलियन संहिता। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई। तो यहाँ पे आपको बताना है कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई। तो 1871 ईस्वी में हुई। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। काफी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। तो इनका जन्म जर्मनी में हुआ था, कार्ल मार्क्स का जन्म, समझ गए। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है कि 1991 ईस्वी में निम्न में से कौन अस्तित्व में आया। आपको बताना है 1991 ईस्वी में कौन अस्तित्व में आया। तो नई आर्थिक नीति अस्तित्व में आया, समझ गए। चलते हैं अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है कि इन आर्थिक क्रियाओं में कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है। आपको बताना है कि इन सभी आर्थिक क्रियाओं में प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित कौन नहीं है। तो यहाँ पे कौन नहीं है, तो खनन जो है प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, समझ गए। ये तीनों जो है ये तीनों प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है। और ये ऑप्शन नंबर सी खनन जो कि प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है कि जमशेदपुर, दुर्गापुर, भिलाई और सलेम किस उद्योग के केंद्र हैं। तो आयरन और स्टील के केंद्र हैं, समझ गए। जमशेदपुर, दुर्गापुर, उसके बाद भिलाई और सलेम आयरन और स्टील के केंद्र हैं, समझ गए। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है कि प्रति व्यक्ति आय का आशय है, किससे है, तो औसत आय से है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ। तो 1952 ईस्वी में हुआ। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है कि बांग्लादेश की मुद्रा है। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है, तो टका है, समझ गए। क्या है, टका है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय आय का अर्थ है। राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या है, तो उत्पादन के साधनों की आय। राष्ट्रीय आय का मतलब क्या होता है, उत्पादन के साधनों की आय। डी नंबर ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू हुआ। आपको बताना है कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून 1986 ईस्वी में लागू हुआ, समझ गए। सारे प्रश्न काफी ही महत्वपूर्ण है, समझ गए। तो आप लोग प्रश्न को याद कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कर लीजिएगा, समझ गए। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, समझ गए, क्योंकि आपके लिए रोज एक एक वीडियो लाना। उसके बाद आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, उसके बाद वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, समझ गए। देख लीजिए ये प्रश्न क्या कह रहा है कि भूमि विकास बैंक द्वारा किस प्रकार का ऋण प्रदान किया जाता है। आपको बताना है कि भूमि विकास बैंक द्वारा किस प्रकार का ऋण प्रदान किया जाता है। तो दीर्घकालीन ऋण प्रदान किया जाता है, समझ गए। जब बात करते हैं अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है कि भारत में किस प्रकार की आर्थिक प्रणाली पाई जाती है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था भारत में पाई जाती है, समझ गए। भारत में कैसी अर्थव्यवस्था है, तो मिश्रित। किस प्रकार की प्रणाली, मिश्रित अर्थव्यवस्था प्रणाली, समझ गए। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है कि नागार्जुन सागर परियोजना संबंधित है। तो किससे संबंधित है, कृष्णा नदी से संबंधित है, समझ गए। नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा
से संबंधित है, कृष्णा नदी से, समझ गए। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है कि 26 दिसंबर 2004 को विश्व का कौन सा भाग सुनामी से प्रभावित हुआ था। तो बंगाल की खाड़ी जो है सुनामी से प्रभावित हुआ था, समझ गए। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है कि सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण क्या है। आपको यहाँ पे बताना है कि सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का क्या कारण है। तो केबल का टूट जाना, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है बाढ़ क्षति पहुंचाती है। ऑप्शन नंबर ए है फसलों को, बी है पशुओं को, सी भवनों को, डी है उपरोक्त सभी को। तो बाढ़ जो क्षति पहुंचाती है इन सभी को पहुंचाती है। जब आपके गांव में, या फिर आपके गांव में नहीं छोड़िए, जहाँ पे भी बाढ़ आती है तो वहाँ के जंतुओं, वहाँ के घर को, उसके बाद पशुओं को, फसलों को, जितना भी चीज रहता है वहाँ पे, जितना भी वस्तु रहता है सभी को वहाँ पे बाढ़ जो है क्षति पहुंचाती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है कि स्वर्णिम चतुर्भुज संबंधित है। तो सड़क मार्गों से संबंधित है, समझ गए। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। स्वर्णिम चतुर्भुज किससे संबंधित है। तो सड़क मार्गों से। बात करते हैं अगले प्रश्न की तो अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है कि बाढ़ के समय लोगों को कहाँ जाना चाहिए। काफी महत्वपूर्ण और नामी प्रश्न है ये प्रश्न। लगभग 2021 में भी पूछा गया था, बाढ़ के समय लोगों को कहाँ जाना चाहिए। आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा, समझ गए। तो ये क्वेश्चंस 2021 में भी पूछा गया था। चैनल पे वीडियो अपलोड है, वहां से आप लोग जाकर प्रीवियस ईयर पेपर रॉयल बिहार बोर्ड सर्च कीजिए। आपको विज्ञान का, सामाजिक विज्ञान का, हिंदी का, उसके बाद संस्कृत का, इंग्लिश का, सभी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको मिल जाएगा, समझ गए। तो आप लोग जाकर देख लीजिएगा, और वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को प्लीज लाइक कर लीजिएगा, समझ गए। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो यहाँ पे इसका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा, उच्च भूमि पर। जब भी बाढ़ आती है तो कहाँ जाना चाहिए। तो उच्च भूमि पे जाना चाहिए, समझ गए। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की तो अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन क्षेत्रीय राजनीतिक दल है। तो जनता दल यूनाइटेड क्षेत्रीय राजनीतिक दल है, समझ गए। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि पंचायत का चुनाव कौन करवाता है। आपको बताना है कि पंचायत का चुनाव कौन करवाता है। पंचायत का चुनाव कौन करवाता है। तो राज्य चुनाव आयोग, समझ गए। पंचायत का चुनाव राज्य चुनाव आयोग करवाता है। अगला प्रश्न देख लीजिए, भारत के किस राज्य से पंचायती राज की शुरुआत हुई। किस राज्य से पंचायती राज की शुरुआत हुई। आपको क्वेश्चन समझ के यहाँ पे समझना भी है और आपको घोड़ के पीना भी है। तो राजस्थान से पंचायती राज की शुरुआत हुई, समझ गए। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की तो अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है कि वर्ष 1975 भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है। किस लिए जाना जाता है। तो देश में आंतरिक आपातकाल लागू हुआ था। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए कि ताड़ी विरोधी आंदोलन किस प्रांत से शुरू किया गया। तो आंध्र प्रदेश से शुरू किया गया ताड़ी विरोधी आंदोलन। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की तो अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है कि धर्म को समुदाय का मुख्य आधार कौन मानता है। धर्म को समुदाय का मुख्य आधार कौन मानता है। तो सांप्रदायिक मानता है, समझ गए। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है। 35 नंबर की सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि विभिन्न समुदायों के बीच टकराव कम करती है, समझ गए। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो अगला प्रश्न है कि नेपाल में सर्वदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो क्या है, लोकतंत्र की स्थापना। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बात करते हैं अगले प्रश्न की तो अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है कि भारत के इन राज्यों में कौन कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो झारखंड राज्य जो है, भारत के जितने भी राज्य हैं उन सभी में सबसे ज्यादा कोयला का उत्पादन कौन करता है। तो झारखंड राज्य करता है, समझ गए। झारखंड कोयले का उत्पादक राज्य है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा।
बात करते हैं अगले प्रश्न की, तो सौर ऊर्जा के उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त राज्य कौन है? तो राजस्थान जो है सर्वाधिक उपयुक्त राज्य है सौर ऊर्जा के उत्पादन के लिए। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बात करते हैं अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है कि बिहार की पहली नदी घाटी परियोजना कौन है? तो सोन नदी घाटी परियोजना है। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है कि सुंदरवन टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में है। समझ गए। बात करते हैं अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न कह रहा है कि सुंदरवन टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो ये पश्चिम बंगाल में है। समझ गए। अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे लंबा बांध कौन है? तो हीराकुंड बांध सबसे लंबा बांध है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो अगला प्रश्न है 42 नंबर प्रश्न की, कौन प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? तो विद्युत जो है ये प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। समझ गए। बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये तीनों जो है ये तीनों प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण है। समझ गए। ये तीनों प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण और ये प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। बात करते हैं अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि पूर्व मध्य रेल का मुख्यालय कहाँ है? तो पूर्व मध्य रेल का मुख्यालय हाजीपुर में है। समझ गए। ये प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है कि चावल है। इस टाइप के क्वेश्चंस भी एग्जाम में पूछे जाते हैं कि कैसा फसल है, गेहूं कैसा फसल है, चावल कैसा फसल है, मूंग कैसा है फसल। उसके बाद मतलब फसल से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चावल कैसा फसल है? तो चावल खरीफ फसल है। गेहूं कैसा फसल है? तो गेहूं रबी फसल है। आप लोग याद कर लीजिएगा। समझ गए। चूंकि अभी 4 मॉडल सेट और बचा है आगे सॉल्व करने के लिए, तो उसमें भी इन सभी क्वेश्चंस का योगदान रहेगा जो मैं आपको बताऊंगा। सारे क्वेश्चंस काफी महत्वपूर्ण है, तो आप लोग प्लीज एक भी प्रश्न नहीं छोड़िएगा, एक भी प्रश्न स्किप मत कीजिएगा। सबको याद करके जाना है और एग्जाम को फोड़ना है। समझ गए। बोर्ड एग्जाम में ये सभी प्रश्न ही पूछे जाते हैं और बच्चे जो हैं याद करके पढ़ के नहीं जाते हैं, क्योंकि ये सभी प्रश्न याद करने वाला है। उसके बाद साइंस में मैं सारा प्रश्न अच्छे तरीके से समझाया हूँ। उसके बाद आपको ट्रिक भी दिया हूँ। 2-3 ऐसे क्वेश्चन हैं जो ट्रिक से सॉल्व हो जाएंगे। समझ गए। 2-3 क्वेश्चंस पूरे पीरियोडिक टेबल का जितना भी क्वेश्चन है अक्रिया गैस से रिलेटेड सभी में मैं ट्रिक दिया हूं। समझ गए। तो अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है, निम्न में से कौन निजी क्षेत्र की कंपनी नहीं है? तो सेल जो है निजी क्षेत्र की कंपनी नहीं है। बात करते हैं अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है कौन खनिज कोडरामा से संबंधित है? तो अभ्रक जो है अभ्रक कोडरामा से संबंधित है। समझ गए। अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो अगला प्रश्न है ऑपरेशन फ्लड का दूसरा नाम क्या है? ऑपरेशन फ्लड का दूसरा नाम श्वेत क्रांति है। समझ गए। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ गए। अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है कि लीची के उत्पादन के लिए बिहार के कौन 2 जिले प्रसिद्ध हैं? तो मुजफ्फरपुर और वैशाली लीची उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। समझ गए। बात करते हैं अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है आय तथा उपभोग का अंतर क्या कहलाता? तो बचत कहलाता है। आय में से उपभोग जब घटाइएगा तो उसका अंतर क्या कहलाता है? तो बचत कहलाता है। समझ गए। बात करते हैं अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है देख लीजिए। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन व्यापारिक बैंक की जमा का प्रकार नहीं है? तो अधिविकर्ष। अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो पूंजी बाजार में किस प्रकार के ऋणों का लेन देन होता है? तो दीर्घकाल ऋणों का लेन देन होता है। समझिए। अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि किसने कहा ग्राहक हमारी दुकान में आने वाला सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है? वह हम पर निर्भर नहीं, हम उन पर निर्भर हैं। काफी ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है, बिल्कुल वीवीआई क्वेश्चंस है। समझ गए। तो ये प्रश्न इसका कौन कहा था? ये तो महात्मा गांधी जी ने कहा था। समझ गए। महात्मा गांधी जी कहे थे ये बात कि ग्राहक हमारी दुकान में आने वाला सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है, वह हम पर निर्भर नहीं, हम उन पर निर्भर हैं। ये बात कौन कहे थे? तो महात्मा गांधी जी कहे थे। समझ गए। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है कि इनमें कौन गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है? तो शिक्षा गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है। समझ गए। अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो इनमें से कौन ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है? तो ज्वारीय ऊर्जा जो है ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है। समझ गए।
अगले प्रश्न की बात करते हैं तो अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि इनमें से ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत कौन है। तो ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत क्या है, तो ज्वारीय ऊर्जा है। समझ गए। यहाँ पे गैर पारंपरिक स्रोत का मतलब क्या होता है, आप लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे हैं थोड़ा देर के लिए। गैर पारंपरिक स्रोत किसको कहते हैं। गैर पारंपरिक स्रोत का मतलब जो अभी न्यू नया में जो एनर्जी अभी उत्पन्न हो रहा है, जैसे विद्युत ऊर्जा जो कि पुराने जमाने में नहीं होता था, अभी नया शुरुआत हुआ है। विद्युत ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, समुद्र में पानी से उत्पन्न ऊर्जा, टरबाइन ऊर्जा, ये सभी जो है नया ऊर्जा है जो कि गैर पारंपरिक स्रोत हैं, जो कि अभी फिलहाल नया शुरू किया गया है। और पारंपरिक ऊर्जा स्रोत का मतलब क्या होता है कि जो परंपरा से चलते आ रहा है, जो हमारे दादाजी, आपके पिताजी के पिताजी ये सभी यूज करते आ रहे हैं, जैसे कोयला, गोईठा, गाय के गोबर से जो जलावन बनता है जिसको आप लोग गोईठा बोलते हैं, तो वो सभी, उसके बाद लकड़ी, ये सब गैर पारंपरिक स्रोत हैं जो कि पारंपरिक स्रोत हैं जो कि परंपरा से चलते आ रहे हैं। और गैर पारंपरिक स्रोत का मतलब जो नया एनर्जी लागू हुआ है, जैसे कि ज्वारीय ऊर्जा, उसके बाद हो गया विद्युत ऊर्जा, उसके बाद कई सारे एनर्जी हैं। टरबाइन, जो राजस्थान में टरबाइन लगा है, न्यू टरबाइन सब जगह लग के जो बिजली उत्पन्न होता है, जो 15 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से जिसकी पंखी घूमती है। समझ गए। तो आप लोग इन सभी क्वेश्चंस को समझ गए। गैर पारंपरिक का मतलब उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। समझ गए। और ये सभी जो है कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये सभी पारंपरिक स्रोत है। समझ गए। बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है। गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण कब हुआ था। तो 20 लाख वर्ष पूर्व हुआ था। समझ गए। गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन खरीफ फसल है। तो खरीफ फसल कौन है, चावल है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो इनमें से कौन रेशेदार फसल नहीं है। तो रेशेदार फसल कौन नहीं है, तो गन्ना रेशेदार फसल नहीं है। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है कि कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है। तो कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है, तो गुजरात में है। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है कि गुटेनबर्ग का जन्म हुआ था। तो गुटेनबर्ग का जन्म जर्मनी में हुआ था। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न है कि इंग्लैंड में मुद्रण कला की शुरुआत किसने की। तो इंग्लैंड में मुद्रण कला की शुरुआत कैक्सटन ने की। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है, 1917 की पहली रूसी क्रांति किस नाम से जानी जाती है। तो फरवरी की क्रांति के नाम से जानी जाती है। समझ गए। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि लाल सेना का गठन किसने किया था। तो ट्रोट्स्की ने किया था लाल सेना का गठन। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई। 1908 ईस्वी में हुई ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना। समझ गए। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है कि तख्त श्री हरमंदिर जी साहिब कहाँ स्थित है। तो पटना में स्थित है। तख्त श्री हरमंदिर जी साहिब पटना में स्थित है। समझ गए। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो सिपाही विद्रोह कब हुआ था। तो 1857 ईस्वी में सिपाही विद्रोह हुआ था। समझ गए। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है कि श्वेत क्रांति का संबंध अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से है। श्वेत क्रांति का संबंध अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से है, तो प्राथमिक क्षेत्र से है। समझ गए। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि बिहार दिवस कब मनाया जाता है। काफी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप लोग बिहार बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हो और आपको ये क्वेश्चन नहीं पता रहेगा तो आपका एक नंबर आपका लॉस हो जाएगा। समझ गए। बिहार दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 मार्च को मनाया जाता है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है कि सबसे बड़े पशु मेला का आयोजन कहाँ किया जाता है। तो सोनपुर में किया जाता है। समझ गए। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है कि सासाराम में किस ऐतिहासिक शासक का मकबरा स्थित है। तो शेर शाह सूरी का मकबरा स्थित है
सासाराम में ऐतिहासिक शासक का मकबरा कहाँ स्थित है? तो किसका स्थित है? तो शेर शाह सूरी का स्थित है। समझ गए? अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि फ्लाइंग शटल मशीन का आविष्कार किसने किया? तो फ्लाइंग शटल मशीन का निर्माण किसने किया था? तो जॉन के ने किया था। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है, काफी ही महत्वपूर्ण है कि दुर्गापुर स्टील प्लांट किस राज्य में स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में स्थित है दुर्गापुर स्टील प्लांट। समझ गए? अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न है सेडान युद्ध कब हुआ था? तो सेडान युद्ध 1870 ईस्वी में हुआ था। समझ गए? अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न है कि हिगेल कौन था? हिगेल कौन था? तो दार्शनिक था। समझ गए? हिगेल कौन था? हिगेल दार्शनिक था। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है कि मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो हनोई समझौता के नाम से जाना जाता है। समझ गए? मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम के बीच होने वाला समझौता हनोई समझौता के नाम से जाना जाता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न है बंगाल विभाजन कब निरस्त किया गया? आपको बताना है बंगाल विभाजन 1911 में निरस्त किया गया था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है कि किस भूकंपीय तरंग की गहनता सबसे कम होती है? तो एल तरंग की गहनता सबसे कम होती है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न है कि कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में है? तो कुल जल का 97% भाग महासागरों में निहित है। समझ गए? अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है कि बिहार की किस नदी पर नदी घाटी परियोजना नहीं है? तो पुनपुन नदी पर नदी घाटी परियोजना नहीं है। समझ गए? बिहार की पुनपुन नदी पर नदी घाटी परियोजना नहीं है। समझ गए? डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है कि गेहूं फसल है, जो मैं अभी कुछ देर पहले मैं आपको बताया था कि गेहूं कैसा फसल है। तो गेहूं रबी फसल है। और चावल के बारे में बताया था कि चावल खरीफ फसल है। बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। बात करते हैं आज का लास्ट प्रश्न, जो कि 80 नंबर प्रश्न है। टोटल 80 क्वेश्चंस कंप्लीट होता है इसी के साथ। देख लीजिए ये प्रश्न क्या कह रहा है कि बलवंत राय मेहता समिति का संबंध इनमें किससे है? तो पंचायती राज व्यवस्था से है। समझेंगे? बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए आज का टोटल 80 प्रश्न जो है वो क्लियर हो जाता है। और खंड ब में देख लीजिए इतिहास का लघुत्तरीय प्रश्न, उसके बाद सभी विषय का, सामाजिक विज्ञान में टोटल 5 विषय आते हैं, इतिहास, भूगोल, उसके बाद 3 और हैं आपदा प्रबंधन, उसके बाद राजनीतिक शास्त्र, उसके बाद एक और है अर्थशास्त्र। तो ये 5 सब्जेक्ट का क्वेश्चन इसमें मिक्स रहता है, जो कि काफ़ी ही ये थोड़ा लेंदी है। तो आपको मैं इसका जो सब्जेक्टिव प्रश्न है इसको दूसरे वीडियो में कंप्लीट करूंगा, चूंकि इस वीडियो में काफ़ी टाइम हो चुका है। 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को क्लियर करते करते वीडियो अपलोड करने में थोड़ा सा दिक्कत होता है। समझ गए? यदि वीडियो लंबा हो जाए तो दिक्कत होता है। समझ गए? तो अगले वीडियो में मैं सब्जेक्टिव का सॉल्यूशन लेकर आऊँगा। और विज्ञान का भी सब्जेक्टिव का सॉल्यूशन अभी तक नहीं आया है, तो उसका भी मैं कोशिश करूँगा जल्द से जल्द चैनल पे अपलोड कर दूंगा उसका भी वीडियो। समझ गए? आप लोग चैनल से जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। समझ गए? और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कर लीजिएगा। समझ गए? चैनल का सपोर्ट कीजिए। समझ गए? तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।